हेलो गाइस, मैं प्रांशु विश्वकर्मा आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, आज हम लोग को देखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता क्या है, कैसे वर्क करता है, इसमें सबस्ट्रेट क्या होते हैं, रिएजेंट क्या होते हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे आगे प्रोसीड करता है। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन आप लोग का क्लास 12th का बहुत ही जाना माना टॉपिक है बेटा। ठीक है, लोग टीचर कहते हैं कि ये हो सकता है एग्जाम में आप लोग के आ ही जाए, ऐसा प्रेडिक्शन करते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस ऑफ क्लास 12th। ठीक है, क्लास 12th में इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है एग्जाम्स में आने की। अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन को आप लोग कैसे समझोगे? अब देखो, इसके नाम से चलते हैं। ठीक है, इसके नाम से चलते हैं। एल्डोल, देखो इसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है और एक अल्कोहलिक ग्रुप रहता है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच्ड हो CHO ग्रुप और एक क्या हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हो OH ग्रुप। तो ऐसा अगर कोई कंपाउंड है तो हम लोग बोल देंगे वो कैसा का, उसका नाम क्या है? एल्डोल है। क्या नाम है उसका? एल्डोल है, जिसमें एक एल्डिहाइडिक पार्ट है और एक अल्कोहलिक पार्ट है। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पे कोई CH2 ग्रुप लगा हो, ठीक है, यहाँ पे कोई CH ग्रुप लगा हो, यहाँ पे कोई और अल्काइल ग्रुप या CH3 लगा हो। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्डोल है बेसिकली। अब देखो, एल्डोल के आगे एक वर्ड यूज हो गया है कंडेंसेशन का। किसका यूज हुआ है? कंडेंसेशन का। तो हम लोग पहले लिख लेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब आप लोग जानते हो, आप लोग केमिस्ट्री में छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवापोरेशन क्या होता है? पानी का भाप बन के बादलों में जाना, ठीक है, उड़ जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं। और कंडेंसेशन किसको बोलते हैं? जब वही वाटर मॉलिक्यूल्स क्लाउड्स में से अर्थ की ओर गिरने लगते हैं। मतलब क्लाउड्स क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल शेड करता है, गिराता है, क्लाउड में से वाटर मॉलिक्यूल अलग हो रहे हैं। तो इसी एल्डोल में से अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे कि कंडेंसेट हो गया। कंडेंसेट होने का मतलब अगर यहाँ से माइनस ऑफ H2O मॉलिक्यूल हुआ तो हम लोग बोलेंगे इस एल्डोल में से क्या हुआ? वाटर मॉलिक्यूल कंडेंसेट हो गया। कंडेंसेट होने का मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ? निकल गया, जैसे बादल में से पानी निकल जाता है। ठीक है, आप लोग इस कंडेंसेशन की जगह दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो, वो वर्ड है डिहाइड्रेशन। ठीक है बेटा, वो वर्ड क्या है? डिहाइड्रेशन। अब देखो, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। आप लोग एल्डोल कंडेंसेशन को अगर आप लोग को याद करना है तो दो तरीके हैं। पहला तो इसके नेम से याद करिए आप कि एल्डोल क्या होता है बेटा, जिसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप हो और एक क्या हो? अल्कोहलिक ग्रुप हो। ठीक है, जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया यहाँ पे देखिए, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एक अल्कोहलिक ग्रुप है। और फिर क्या हो जा रहा है? वो कंडेंसेट हो जा रहा है, मतलब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? निकल जा रहा है। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बेटा, तब क्या बनेगा? चलो हम वाटर मॉलिक्यूल निकाल के भी दिखाते हैं। ये आप लोग का बनेगा CH3 CH। अब यहाँ से ऊपर से OH निकल गया है बेटा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर से OH निकला और यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बनेगा CH2 और क्या? CH2 तो वापस था ही हमारे पास। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल बना, ये देखो, ये हमारा मेन ग्रुप हो जाएगा एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो उसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलेंगे बेटा? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, अब दूसरा मेथड क्या है सर इसको याद करने का? दूसरा मेथड ये है बेटा, इसी एल्डोल कंडेंसेशन को हम लोग बोलते हैं बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी बेस के प्रेजेंस में क्या करा रहे हैं? डिहाइड्रेशन करा रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो, यहाँ पे अगर आप लोग को दिखाई दे रहा हो, मैं फिर से इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ,
हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ था, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एल्डिहाइड और कैसे मॉलिक्यूल होने चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और रिएजेंट हमने क्या लिया है, डाइल्यूट अल्कली, या फिर आप लोग इसको बेस बोल सकते हो, डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH, जिसमें से कि OH माइनस आयंस क्या हो सके, निकल सके। कौन से आयन, OH माइनस आयंस निकल सके। ठीक है, तो यानी ये क्या है, OH माइनस आयन बेस है, तो इसी बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, कंडेंसेशन का मतलब वही होता है जो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है एक तरह से। ठीक है, जो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है। तो बेस कैटालाइज डिहाइड्रेशन और एल्डोल कंडेंसेशन दोनों सिमिलर चीजें हैं, मतलब आखिरी में डिहाइड्रेशन होना है और या तो कंडेंसेशन होना है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। ठीक है बेटे, अब देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, पहले तो एल्डोल बनता है। ठीक है, जो मैं यहाँ पे आप लोग को बना के दिखाया हूँ, ये देखिए क्या है, ये एल्डोल ही तो है, ये क्या है आपका, एल्डोल है, देखिए ऊपर हमने लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या बनता है, एल्डोल के बाद आपका अगर यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाएगा तो ये आपका बनाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसको आप लोग एक नेम भी दे सकते हो, इसका नेम मैं आपको लोग को बता दूं, इसको कॉमनली हम लोग क्रोटोनल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड अपना। ये आता है रिएक्शन के बारे में। अभी आप लोगों ने जाना कि सबस्ट्रेट क्या क्या था, ठीक है, फिर उसमें रिएजेंट क्या क्या था, और फिर उसका रिएक्शन कैसे कैसे हो रहा था। अब हम लोग रिएक्शन के बारे में एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक दिया हुआ है आप लोग के स्क्रीन पर, रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। पहले एल्डोल का फॉर्मेशन देखेंगे, फिर वो कंडेंसेट तो आप लोग को बताया मैंने कि H2 मॉलिक्यूल उसमें निकल जाएगा। ठीक है, मैं आप लोग को वो भी दिखा दूंगा। फिलहाल फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल कैसे होता है वो देखते हैं। देखिए अभी इसके पिछले स्लाइड में मैंने आप लोग को दिखाया था कि 2 मॉलिक्यूल लेने हैं सेम, ठीक है ना, अल्डिहाइड के, डिफरेंट भी हो सकते हैं लेकिन अल्डिहाइड ही होना चाहिए। अगर आप लोग अल्डिहाइड ले रहे हो तो अल्डिहाइड लोगे, और अगर कीटोन ले रहे हो तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लिया है हमने एग्जाम्पल के तौर पे, और एक और मॉलिक्यूल ले लिया है एसिटल्डिहाइड का ही। ठीक है, और फिर हमने रिएजेंट क्या लिया था, बेस लिया था। क्या लिया था बेटा, रिएजेंट हमने बेस लिया था, डाइल्यूट अल्कली। अब देखो यही जो हमारा बेस होता है, यही रिएक्शन का इनिशिएशन पॉइंट होता है, यही रिएक्शन को इनिशिएट करता है। अब देखो जो हमने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लिया हुआ था एसिटल्डिहाइड, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है बेटा, दिख रहा है आप लोग को कार्बोनिल ग्रुप, इसी कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है, और उसी कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये जो बेस होता है ये इसी अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, क्योंकि बेस को क्या चाहिए, बेस को क्या चाहिए, एसिडिक पार्ट चाहिए, यानी H+ चाहिए, तो वो इसी अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। ये अल्फा हाइड्रोजन ही H+ टेंडेंसी रखता है। क्यों रखता है बेटा, क्योंकि उसके बगल में कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी तरफ थोड़ा थोड़ा खींचने लगता है, विड्रॉइंग नेचर का रहता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, H के ऊपर डेल पॉजिटिव क्रिएट होने लगता है, और इसी डेल पॉजिटिव को देखते हुए ये बेस इसकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्टेड हो जाता है, और इस H+ को क्या करता है, ऐसे निकाल ले जाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कर ले जाता है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल हमको बताना था, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड रिएक्शन कर रहे हैं, यानी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हमने ले लिया, रिएजेंट क्या है, बेस ले लिया। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमसे, एल्डोल बन रहा है। ठीक है ना, एल्डोल को हम लोग देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है CHO, और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी अल्कोहलिक ग्रुप है, एल्डिहाइड और ऑल। ठीक है, इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, इसको बीटा कार्बन बोलेंगे, इसको गामा आप लोग बोल सकते हो। तो अल्फा बीटा गामा, बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हम लोग बोलेंगे इसको बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, क्योंकि मेन ग्रुप हमारा क्या है, अल्डिहाइड है, तो उसको प्रायोरिटी मिल जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना एल्डोल तक का। अब एल्डोल के आगे इसको कंडेंसेट कराना है, तो वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, अब देखते हैं अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन लेंगे तो क्या बनेगा। यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन लिया, एसीटोन और एसीटोन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो अल्फा का हाइड्रोजन का होना मस्ट है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन आपने सबस्ट्रेट में ले लिया,
यहाँ पे देखिए रिएजेंट हमने बेस लिया है डाइल्यूट अल्कली, वो बेस क्या करेगा, इसी H+ को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड हो रहा है इस कार्बोनिल कंपाउंड की वजह से। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अगेन एल्डोल हमको प्रोडक्ट के तौर पे मिल जाएगा। हालांकि अभी एल्डोल आगे कंडेंसेट होगा, ठीक है ना, फाइनल प्रोडक्ट वहाँ मिलेगा, लेकिन अभी के लिए हमको क्या मिलेगा, एल्डोल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन। तो बीटा पे क्या है, OH ग्रुप है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी, क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी। और देन ये क्या है, कीटोन वाला ग्रुप है, तो कीटोन लगा देंगे आखिरी में, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपने, कंडेंसेशन ऑफ एल्डोल। एल्डोल को कंडेंसेट कराना है हमें, ठीक है। तो कैसे कराएंगे, देखिए यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ ये जो CH2 ग्रुप आप देख रहे हैं, ये इसका एक हाइड्रोजन को निकाल लेना है। तो ये दोनों मिल करके एक H2 का मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या कर देंगे, निकाल देंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा एक तरह से। और यहाँ बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इन दोनों के बीच में, देखिए अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। इसको साइड में रखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। अब मान लीजिए हमारे पास मॉलिक्यूल दिया हुआ था एल्डोल का, CH3 CH OH, यहाँ पे CH2, तो CH2 का मैं H यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा CHO। और CHO को मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए, इसको मैं ऐसे लिखूँगा, डबल बॉन्ड O, ये H, ठीक है बेटा। अब इसमें से हमको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। वाटर मॉलिक्यूल के तौर पे कौन सा निकलेगा जानते हैं आप लोग, ये देखिए ये OH और ये H, हमको यही दोनों निकालना है वाटर मॉलिक्यूल के तौर पे। देखिए ऐसे -H2O, मतलब इस मॉलिक्यूल, ये जो हमारा एल्डोल है, इसको हमको क्या कराना है, कंडेंसेट कराना है। तो ये हमारा क्या जाएगा, कंडेंसेट हो जाएगा। कैसे होगा, ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, OH- के तौर पे बनेगा। अब ये OH-, अब ये देखिए ये जब बॉन्ड टूटेगा तो उसी टाइम पे ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा, जिसके कारण से यहाँ पे OH- प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ प्रोड्यूस होगा, ये दोनों आपस में H2O बना लेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास आखिरी में क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। अब देखो बेटा यहाँ पर ये मॉलिक्यूल क्यों बना, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल कंडेंसेट क्यों हुआ, इसका रीज़न हमको बताना है। आखिर एल्डोल को ज़रूरत ही क्या पड़ी कंडेंसेट होने की। तो देखो यहाँ पर अगर H+ के प्रेजेंस में, हम लोग इसको देखते हैं, तो हमारे पास जो आखिरी में प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, वो कंजुगेशन में है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, या मतलब ये देखो ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये अगेन पाई बॉन्ड, ठीक है ना। पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन है, क्या है, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन हमको दिख रहा है। और इसी कंजुगेशन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है आ रहा है आपका, वो काफ़ी स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी को देखते हुए, स्टेबिलिटी इज द ड्राइविंग फोर्स हियर, ठीक है ना। एल्डोल को क्या कर दे रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन हो गया, और ये कार्बोनिल कंपाउंड तो है ही, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में क्या कर देगा, आप लोग को कन्वर्ट करके दिखा देगा, ठीक है। तो अपने वापस से स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं कि इसके आगे हम लोग को क्या देखना है, ठीक है। देखिए इसका कॉमन नेम आप लोग को जानते हो, क्रोटोनल्डिहाइड है, ठीक है ना। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, क्रोटोनल्डिहाइड बोल देंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्रोटोनल्डिहाइड। अब देखो इसके आगे हमको नेक्स्ट स्लाइड में चलना पड़ेगा, चलते हैं। देखिए मैकेनिज्म, अब इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे तो सबसे पहले आप लोग को मैंने इसका नाम याद करवाया था, एल्डोल कंडेंसेशन का। इसको क्या बोलते हैं, बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला रोल किसका होगा, इस बेस का ही होगा। ये बेस ही इनिशिएशन कराएगा रिएक्शन का। तो जो दो मॉलिक्यूल हमने सबस्ट्रेट में लिए थे एसिटाल्डिहाइड के, उसमें से एक मॉलिक्यूल को हमने क्या कर लिया, चूज कर लिया, ठीक है, जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। देखो यही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, यही अल्फा हाइड्रोजन है एसिटाल्डिहाइड का। तो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बे एनायन। अब कार्बे एनायन कैसे बनेगा, देखिए ये जो बेस होता है हमारे पास OH-,
वो इस अल्फा हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से। वो देखो बेस जाके आप क्या कर रहा है, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इस अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा डेल पॉजिटिव जनरेटेड हो गया है। डेल पॉजिटिव क्यों जनरेट हुआ है बेटा, इस कार्बोनिल ग्रुप की वजह से इसके ऊपर डेल पॉजिटिव जनरेट हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, तो बेस को क्या चाहिए होता है, H+ ही चाहिए होता है। बेस को क्या चाहिए होता है, H+ चाहिए होता है, एसिडिक पार्ट चाहिए होता है। तो वो इस H के ऊपर डेल प्लस के देखते हुए अट्रैक्ट होता है और उसके ऊपर क्या करता है, अटैक करके वहाँ से उसको एब्स्ट्रैक्शन कर लेता है। अब जैसे ही एब्स्ट्रैक्शन हुआ H+ का, तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, बोलिए बेटा, कार्बन के ऊपर क्या आएगा, कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कार्बन आयन का फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगा। अब ये कार्बन आयन रेजोनेंस में होता है या बोल लीजिए कंजुगेशन में होता है, यहाँ पे ये अपना नेगेटिव चार्ज इस वाले बॉन्ड पे गिराता है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ गिरा है, इस वाले बॉन्ड पे गिरा है, और ये डबल बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड है, वो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के रूप में दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मस्त कंजुगेशन रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है ये। तो ले देखे हमको काम का क्या है, ये कार्बन आयन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में एल्डोल के फॉर्मेशन के फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, कार्बन आयन बनता है। तो उसको याद कैसे करना है, मैंने बताया था एल्डोल कंडेंसेशन इज नथिंग बट अ बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। तो बेस कैटालाइज्ड मतलब बेस का यहाँ पे रोल है, तो बेस ने क्या किया, बेस का काम है H+ को ढूंढना। H+ कहाँ से मिलेगा, आप लोग देखो, मैं स्लाइड को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ एक बार और। एल्डोल कंडेंसेशन इज नथिंग बट अ बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। अब इस बेस का काम क्या होता है बेटा, इस बेस का काम होता है H+ को ढूंढ करके निकालना। ठीक है, बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब वही कंडेंसेशन। अब देखो ये जो बेस है हमारे OH-, ये H+ को ढूंढेगा। ठीक है, H+ को ढूंढेगा और इस बेस के नीचे आप लोग चाहे तो लिख लीजिए अल्फा हाइड्रोजन, ताकि आप लोग को याद हो जाएगा कि ये बेस किस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेटा, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, इसीलिए इसके सबस्ट्रेट में अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। तो कार्बन आयन का फॉर्मेशन कब होगा, जब बेस इसी अल्फा हाइड्रोजन का करेगा, एब्स्ट्रैक्शन कर लेगा, तो वो क्या मिल जाएगा, कार्बन आयन मिल जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन के बाद क्या स्टेप आता है वो हम लोग को नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। चलते हैं, अब स्टेप 2 हमारे पास देखो, अटैक बाय कार्बन आयन। अब जो कार्बन आयन हमारे पास बना है वो बन के तो बैठेगा नहीं, उसको कुछ ना कुछ नेक्स्ट स्टेप करना होगा। तो कार्बन आयन क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल, जो हमने दूसरा मॉलिक्यूल लिया हुआ है एसिटाल्डिहाइड का, उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। देखो ये हमारे पास कार्बन आयन बन के आता फर्स्ट स्टेप में। अब स्टेप 2 में ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है एसिटाल्डिहाइड का, उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। ये हमारे पास देखो एसिटाल्डिहाइड का यहाँ पे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो बेटा, जो ये डबल बॉन्ड रहता है C+O, ये पोलराइज्ड बॉन्ड होता है। ठीक है ना, पोलराइज्ड मल्टीपल बॉन्ड होता है। इस कार्बन के ऊपर रहता है डेल प्लस और इसके ऊपर क्या रहता है, डेल माइनस। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रहता है कार्बन, और ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आप लोग कर सकते हो। तो कार्बन आयन का ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करता है, अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर। ये देखो ये क्या किया, अटैक किया इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। ठीक है, जैसे ही इसने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्कोक्साइड बन जाएगा, एल्कोक्साइड आयन मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा देखते हैं, आओ इसको स्लाइड को मैं थोड़ा छोटा कर दूं आप लोग के लिए। देखिए यहां पे बेटा हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है ना, मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये रखा हुआ है CH2 माइनस के साथ, और यहाँ पे CH2 ग्रुप है। ठीक है ना, कार्बन आयन। अब ये कार्बन आयन का ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस डेल पॉजिटिव वाले सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा, इसके ऊपर डेल नेगेटिव। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर क्या किया, अटैक किया इसने। अब जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर इसने अटैक किया, देखो आगे क्या होगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, ये CH3 CH यहाँ पे O। अब देखो यहाँ पे जैसे इसने अटैक किया, यहाँ पे कार्बन की कितनी वैलेंसी होने लगी थी, 5 वैलेंसी होने लगी थी। तो साइमल्टेनियस ये बॉन्ड भी ऐसे टूटेगा, पाई बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर से टूट जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे देखो नीचे क्या हो जाएगा, वो अटैच हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो नीचे ये वाला बॉन्ड है ये अटैच हो जाएगा CH2 CHO।
ठीक है बेटा, CH2 CHO यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा, CH2 CHO, ठीक है। अगर मैं इसको और ब्रीफ में और अच्छे से लिख दूं आप लोग के लिए तो ये देखो ऐसे कुछ लिखा आएगा, CH3 CHO माइनस CH2 और ये रहा CHO, ठीक है बेटा, यही ऊपर वाला मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल में आप लोग को एक एल्कोक्साइड आयन दिख रहा होगा, ये बेसिकली क्या है, एक एल्कोक्साइड आयन है। अब इसमें जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट है उसको हमको कंपनसेट करना है। तो केमिस्ट्री की भाषा में आप लोग को बोलूँ तो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को क्या करना है, कंपनसेट कराने के लिए हम लोग सिंपली एक चीज़ का यूज़ करते हैं, वो होता है वर्कअप। क्या होता है बेटा, वर्कअप करा देते हैं, मतलब H2O मॉलिक्यूल के साथ H2O में इसको डाल देंगे तो जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होंगे वो आपस में कंपनसेट हो जाएंगे। H2O में क्या होता है, H+ आयन और OH- आयन, तो यहाँ पे O- है, ये O- आपको दिख रहा है, तो ये O- किसको पकड़ेगा, H+ को पकड़ेगा, ना कि OH- को पकड़ेगा। तो ये आखिरी में देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा CH3 CH, ऊपर बन जाएगा OH और ये CH2 और यहाँ पे जाएगा CHO, ठीक है। अब देखो यही तो था हमारा एल्डोल, यही तो था हमारा एल्डोल, यहाँ पे एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। तो ऐसे हमारा फॉर्मेशन होता है किसका, एल्डोल का, ठीक है बेटा। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन आयन ने सिंपली क्या किया, इस अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया। अटैक करते ही एक एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हुआ, जो इस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट कौन करेगा, हम सीधे इसका वर्कअप करा देंगे। क्या करा देंगे, वर्कअप करा देंगे, और जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो आपस में कंपनसेट होकर के हमारा एल्डोल मॉलिक्यूल दे देगा, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म पार्ट 3। स्टेप 3 में अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन होता है, जो कि हमने पहले स्लाइड में आप लोग को बता दिया है। देखो ये जो एल्कोक्साइड आयन है हमारे पास बना हुआ नेगेटिव चार्ज के साथ, इसका H2O मॉलिक्यूल के साथ हमने ट्रीट कर दिया, ठीक है। तो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट था वो कंपनसेट होकर क्या बन गया, एल्डोल बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ठीक है। देखो अब इसमें कुछ नोट वाली बातें आ गई हैं। एल्डोल कंडेंसेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स अटैच्ड टू अल्फा कार्बन एटम। एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है अल्डिहाइड और कीटोन की, ठीक है। हैविंग, क्या लिखा है, हैविंग हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू अल्फा कार्बन एटम्स। यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम्स या आप लोग कह सकते हो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स का होना मस्ट है। हेंस दिस रिएक्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड व्हेन विद कंपाउंड्स लाइक फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो क्या बोलते हैं इसको, एल्डोल कंडेंसेशन को फॉर्मल्डिहाइड के केसेस में या बेंजल्डिहाइड के केसेस में नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होता है। जैसे मैं आप लोग को दिखाऊं इस स्लाइड को छोटा करके, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, HC≡OH, ठीक है। ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। अब इससे जुड़ा कोई कार्बन एटम होता तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा कार्बन एटम बोलते। लेकिन इससे जुड़ा कोई कार्बन एटम है ही नहीं तो कोई अल्फा कार्बन नहीं होगा। आप अल्फा कार्बन नहीं है तो कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। देखते हैं अब इसको आगे और क्या दिया हुआ है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। देखो जो इसमें टर्म यूज किया बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये दोनों एल्डोल के ही नाम हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसमें देखो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है और अल्डिहाइड तो वो है ही। विच आर ऑब्टेन्ड इन द बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन इजिली गेट डिहाइड्रेटेड ऑन वार्मिंग विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो जो हमारा एल्डोल बन चुका है बेटा, वो एल्डोल आसानी से ब्रेक डाउन कर जाता है, वो एल्डोल आसानी से ब्रेक डाउन कर जाता है, या बोल दो कंडेंसेट कर जाता है। ये OH और यहाँ से एक H निकल जाता है, ठीक है ना। मतलब H2O मॉलिक्यूल क्या कर देगा, एक बाहर निकल जाएगा, बेसिकली डिहाइड्रेशन हो जाएगा, या आप लोग बोल सकते हो कंडेंसेशन हो जाएगा इस एल्डोल का, ठीक है। और फॉर्मेशन किसका होगा, क्रोटोनल्डिहाइड का, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी आप लोग उसको बोल सकते हो, ठीक है। आया बात समझ में। तो ये कौन सा स्टेप हुआ, ये कंडेंसेशन वाला स्टेप हुआ। ये कौन सा स्टेप हुआ, कंडेंसेशन का स्टेप हुआ, ठीक है बेटा। तो पहले हमने देखा एल्डोल का फॉर्मेशन, फिर हुआ क्या, कंडेंसेट हो गया ये कंडेंसेशन। अब देखो ये मैंने लिखा हुआ था अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। सबसे तेज डिहाइड्रेशन किसका होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स का ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो आखिर में डिहाइड्रेशन के बाद, मतलब
ये देखो OH और ये H वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद माइनस ऑफ H2O होने के बाद, कंडेंसेशन होने के बाद जो मॉलिक्यूल हमारा पास बनता है उसमें पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन देखा जाता है। देखो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड दिख रहा है आप लोग को, पाई बॉन्ड, ये फिर सिग्मा बॉन्ड और ये फिर पाई बॉन्ड कार्बोनिल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाई सिग्मा पाई का क्या होता है, कंजुगेशन होता है। इसी वजह से ये रिएक्शन आसानी से डिहाइड्रेशन में आसानी से डिहाइड्रेट हो जाता है, या एल्डोल मॉलिक्यूल आसानी से कंडेंसेट हो जाता है, ठीक है। अब देखो जितना ज़्यादा ये कंजुगेशन होगा उतना ही अच्छे से वो क्या होगा, डिहाइड्रेट होगा या कंडेंसेट हो जाएगा। मान लो यहाँ पे हमने ये CH3 की जगह कोई बेंजीन ग्रुप लगा दिया, जो कि नेक्स्ट स्टेप में आप लोग को दिख रहा है, एरोमेटिक एल्डोल अपने आप डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। जो एरोमेटिक एल्डोल होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई रिंग टाइप का लगा होता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस बहुत तगड़ा होता है, कंजुगेशन बहुत मस्त होगा, ठीक है, जिसके कारण से ये सेल्फ डिहाइड्रेट हो जाते हैं। यहाँ से आराम से OH माइनस आयन और H+ आयन्स, मतलब ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा डबल बॉन्ड का, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे H2 के फॉर्म में, ठीक है। और हमारे पास क्या बना लेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन आपको बहुत तगड़ा मिलेगा। पहला बात तो ये कार्बोनिल का पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर बेंजीन रिंग का पूरा वो रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण ये सेल्फ डिहाइड्रेट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हमने लिखाए हैं। रिएक्शन बिटवीन टू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आइदर सेम और डिफरेंट इन प्रेजेंस ऑफ बेस or acid give rise to beta hydroxyaldehyde. Aliphatic aldols either on heating or treating with HCl undergoes most rapid dehydration, ठीक है, दोनों पॉइंट्स कवर अप हो चुके हैं। In aromatic aldol dehydration is spontaneous owing to the extra stability provided by the extended conjugation of the ring, ठीक है, ये बेंजीन वाला जो भी हमने बताया आपको, ठीक है। It is base catalyzed dehydration, therefore if alpha hydrogen is unavailable aldol dehydration will not take place, ठीक है बेटा। अगर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा एल्डोल में, ठीक है ना। अब देखो पिछले मैं बता रहा था कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। लेकिन जब एल्डोल बन गया, एल्डोल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद क्या, ये कंडेंसेट कब करेगा, जब एल्डोल के पास भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कंडेंसेट कराने के लिए, ठीक है ना, तभी डिहाइड्रेशन होगा। ये आखिरी पॉइंट का मतलब ये हुआ, ठीक है बेटे। तो ये कुछ स्लाइड्स हुई और इसमें हमने पूरा आपको एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आप लोग को एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में कोई डाउट रह गया हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो एल्डोल कंडेंसेशन कोई बहुत वैसी चीज़ नहीं है जिसको उतना लोग बना देते हैं। आप लोग उसको ढेर सारे एग्जाम्पल्स दे के टीचर और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लेकिन आप जब इसके मैकेनिज्म पे जाओगे तो ये एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत रिएक्शन है और आप लोग इसको बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को सिंपल सा इसका एक समरी दे देता हूँ एल्डोल कंडेंसेशन का। देखो सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। आप लोग इसको नाम से याद रखो, क्या करो, नाम से याद रखो, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है बेटा। एल्डोल में एल्डिहाइडिक पार्ट, अल्कोहलिक पार्ट, फिर उसका कंडेंसेशन हो जाता है। इसका दूसरा आप लोग याद कर सकते हो बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन से, बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन होता है ये, बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। जो आखिरी में कंडेंसेशन होता है वही यहाँ पे डिहाइड्रेशन का मतलब होता है। अच्छा, बेस के नीचे आप लोग लिख लो बेटा अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि बेस रिएक्शन क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, तो अल्फा हाइड्रोजन को वो बेस जाके एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। इनिशिएट करने के बाद कहाँ जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन पर ही वो जाएगा। अब जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, कार्बे एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बे एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहाँ से फॉर्मेशन होगा बेटा, सबसे पहले आप लोग को सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या लेना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड या कीटोन लेना पड़ेगा, ठीक है। एसिटल्डिहाइड तो एक एग्जांपल हो गया उसका। तो वो एल्डिहाइड या कीटोन कैसे होना चाहिए, उसमें अल्फा हाइड्रोजन मस्टली प्रेजेंट होना चाहिए, तभी एल्डोल कंडेंसेशन वो देगा। तो ये जो बेस होता है वो अल्फा हाइड्रोजन का करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करता है और फॉर्मेट किसका कर देता है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। अब जैसे ही कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ बेटा, अब ये कार्बन आयन खाली नहीं बैठता, तुरंत जाके अटैक करता है। क्या करता है, तुरंत जाके अटैक करता है। अटैक करने के बाद क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। मतलब एक मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड या फिर किसी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को यूज करके आपने कार्बन आयन बना लिया, अब वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, अटैक ऑन अनदर मॉलिक्यूल। अब जैसे ही अनदर मॉलिक्यूल के ऊपर वो अटैक किया
वो क्या बना लेगा, एक एल्कोक्साइड आयन बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, एल्कोक्साइड आयन बना लेगा। एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। अब एल्कोक्साइड आयन बना, अब एल्कोक्साइड आयन बनने के बाद क्या होता है, वो तुरंत एल्कोक्साइड आयन बनने के बाद वो क्या करता है, तुरंत वर्कअप से अपने नेगेटिव और पॉजिटिव को क्या करेगा, सही कर लेगा। जितना नेगेटिव पॉजिटिव है सबको कंपनसेट कर देगा। और आखिरी में वर्कअप कराने के बाद हमारे पास सिंपली मिल जाएगा एल्डोल, प्यारा सा एल्डोल मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों होंगे। अब इस एल्डोल के फॉर्मेशन के बाद इसको आप लोग को कंडेंसेट करा देना है, मतलब इसमें से जो भी वाटर मॉलिक्यूल है वो आप लोग को निकाल लेना है। माइनस ऑफ H2O डिहाइड्रेट हो जाएगा, कंडेंसेट हो जाएगा। तो आप लोग के पास क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आप लोग को मिल जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है बेटा। तो ये हुआ बेसिकली, आप लोग एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बोल सकते हो ऑल, ठीक है। इसमें मैकेनिज्म में अगर आप लोग बात करोगे तो फर्स्ट स्टेप ये था फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, सेकंड स्टेप क्या था, अटैक ऑन अनदर मॉलिक्यूल बाय कार्बन आयन, ठीक है। थर्ड स्टेप में आप लोग बोल सकते हो एल्कोक्साइड आयन का बनना और वर्कअप हो जाना, ठीक है, जिससे हमारा एल्डोल आखिरी में बन जाता है। अब इसके बाद आता है एल्डोल तो बन गया, फिर कंडेंसेट कैसे होगा, तो ऐसे होगा, ठीक है। तो यही था पूरा एल्डोल कंडेंसेशन। आप लोग इसके ऊपर देख सकते हो ढेर सारे इसके एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल्स ज़्यादा कवर करने का टाइम नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं एग्जांपल्स कवर अप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग उसको डिफरेंट एग्जांपल से समझ सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ इट।